कभी कभी ऐसी भी रैंकिंग देखने को मिलती है जिसको देख करके दो बार पढ़ना पड़ता है कि क्या वहाँ पे सही लिखा हुआ है। जैसे ये रैंकिंग है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की। इसमें इंडिया की रैंक 176 है 177 कंट्रीज में। मतलब इंडिया ने नीचे से टॉप किया हुआ है, ऐसा इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। अब आखिर ये रिपोर्ट है क्या, कैसे बनती है, इसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट का क्या अपना विचार है, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो आगे हम बढ़ें, बात करते हैं हम पहले इस इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स आखिर है क्या। तो नाम से तो स्पष्ट है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को नापने वाला ये इंडेक्स है। ये हर 2 साल में निकलने वाला एक ग्लोबल इंडेक्स है। अब ये भी जान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि इस बार 170 कंट्रीज़ हों, तो अगले 2 साल में भी 170 कंट्रीज़ होंगी, कम ज़्यादा ये हो सकता है। और यहाँ पर ये क्वांटिफ़ाई करता है, रैंक करता है कंट्रीज़ को उनकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के आधार पे। कौन निकालता है इसको? इसको निकालता है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, और इसका कोलैबोरेशन रहता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ। दोनों मिल करके इस रिपोर्ट को निकालते हैं। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है, यहाँ पे जो जैसे इस बार मैं 2026 की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो 177 कंट्रीज़ को इन्होंने यहाँ पे मेज़र किया है टोटल 47 इंडिकेटर्स के साथ में, और 12 एनवायरमेंटल इश्यूज़ कैटेगरीज़ के आधार पे रैंकिंग हुई है। इसमें टोटल कह सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम इसको 3 मेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इकोसिस्टम वाइटैलिटी 45%, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन 30% और एनवायरमेंटल हेल्थ 25%। ऐसे ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। और इसमें जो स्कोरिंग होती है 0 टू 100 की स्कोरिंग होती है। 0 का मतलब 0 के, या फिर जितने करीब रहेगा किसी का स्कोर, मतलब वहाँ की स्थिति और ज़्यादा खराब है। और जो 100 के पास रहेगा उसकी स्थिति उतनी ज़्यादा बेहतर है, उसकी रैंकिंग उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लोबल और रीजनल स्टैंडिंग्स की, तो इसमें जो टॉप परफॉर्मर रहा है वो रहा है एस्टोनिया, जिसको नंबर मिले 74.79 इस साल की रैंकिंग में। और अगर आप इसका टॉप 10 भी देखेंगे ना, तो इसमें आपको सारे यूरोप के देश मिलेंगे, या फिर मैं कह दूं टॉप 15 अगर देखेंगे तो आपको यूरोप के देश ही मिलेंगे। 16वें नंबर पे आता है जापान, जो कि एशिया में अगर बात करें तो वो टॉप पे आता है जापान, 16वें नंबर पे वो आपका है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की रैंक तो 176 है। इंडिया को यहाँ पे नंबर मिले हैं 22.46, और ये सिर्फ लाओस जो है उससे ऊपर आता है, जो कि 177वें स्थान पे है। तो मतलब सिर्फ एक देश से ऊपर इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे रखी गई है। और आप अभी अगर इसे साउथ एशियन स्टैंडिंग के तौर पे देखेंगे, तो पूरे साउथ एशिया में भी भारत की जो रैंकिंग है वो सबसे लास्ट में है। मतलब जो देश है यहाँ पे, सबसे पहले भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, इनका आप नंबर जान करे कुछ नहीं करेंगे। इंडिया आता है इसमें आखिरी में, 8वें नंबर पे आता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स में हमेशा से ऐसी ही रही है। 2022 में तो इंडिया की रैंकिंग 180 पहुंच गई थी, जिसको लेकर के भारत सरकार ने बहुत कड़ा विरोध जताया था। हर बार ये ऐसा होता है, इसको लेकर एक कड़ा विरोध जताया जाता है, क्योंकि ये रैंकिंग कुछ ऐसी है और इसकी मेथडोलॉजी कुछ ऐसी है जिसको लेकर के यहाँ पे काफ़ी विरोध जताया जाता है। अभी हम आगे हम समझेंगे आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे रैंकिंग का पूरा सिनेरियो है। ज़्यादातर इसमें यूरोपियन देश इसमें लीड करते हैं, और जितने डेवलपिंग नेशंस हैं, चाइना भी 129वें या 126वें स्थान पे है। जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी रैंकिंग इसमें काफ़ी ख़राब निकल के आती है। इंडिया की रैंकिंग ख़राब होने के रीज़न्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो एयर क्वालिटी ही इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी सर्दियों की शुरुआत होगी कुछ महीनों में, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलेगा कि भारत के अलग-अलग शहरों ने टॉप किया है किसमें? एयर पॉल्यूशन में, है ना? जिसमें हमारा दिल्ली एनसीआर तो टॉप पे रहता ही है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो 174वें नंबर पे है। मतलब बहुत ज़्यादा खराब इंडिया की एयर क्वालिटी है, और जिसकी वजह से ये रैंकिंग ये पूरी खराब होती है। उसके अलावा इसमें बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन को लेकर के भी जो इंडिया की रैंक है वो जो यहाँ पे खराब है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट ऐसे नहीं किए जा रहे हैं। और ये भी ऐसा रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये देखा गया है कि ट्री कवर और फिशरीज़ और जो पेस्टिसाइड पोल्यूशन है और जो ओवर फिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ रही है इंडिया में। अब डेवलपिंग नेशन है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ेंगी ही, तो लेकिन उसकी वजह से भी इंडिया का काफ़ी नंबर यहाँ पे कटता है। फिर तीसरा जो बड़ा रीज़न है वो आता है कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं उनकी वजह से।
भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं 60, 70, 80% तक आपका वो आपका जो कोल पावर्ड जो यहाँ पे प्लांट्स हैं उसके द्वारा ही आता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है सोलर पावर को लाने के लिए और फिर जो न्यूक्लियर पावर, लेकिन ये बहुत कम है। धीरे धीरे प्रयास तो हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से जब कोयला जलेगा जाहिर सी बात है पोल्यूशन तो होगा ही होगा। और भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो इतने सारे लोगों की पावर डिमांड्स को अगर मीट करना है तो सिंपल सी बात है पोल्यूशन होगा ही होगा। तो यहाँ पे वही चौथा पॉइंट इसका आता है कि डेवलपमेंट वर्सेस पोल्यूशन ट्रेड ऑफ का, कि हमारी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसको फीड करने या उसको चलाने के लिए इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ यहाँ पे लेना पड़ेगा, पोल्यूशन का ट्रेड ऑफ यहाँ पे लेना पड़ रहा है। और उसका इफेक्ट यहाँ पे इस तरह की जो रैंकिंग है उसमें देखने को मिलता है। और इस रिपोर्ट में थोड़ी बहुत सिल्वर लाइनिंग में है, थोड़ी बहुत यहाँ पे इंडिया के लिए अच्छी बात ये आती है कि यहाँ पे रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों को अगर आप देखेंगे तो इंडिया का स्कोर निगेटिव नहीं हुआ है, पहले के स्कोर से 7.47% बढ़ा ही है, जो कि बताता है इंडिया का स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। लेकिन रैंकिंग तब भी खराब है। अगर बात करें दूसरे रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो उसमें बताया गया है इंडिया क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, मतलब जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो बदलाव है उसकी तरफ आप कैसे बदल रहे हैं, आप सोलर पावर, विंड पावर या फिर और जो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अल्टरनेटिव हो सकते हैं कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए जो चल रहे हैं या फिर कार्बन जीरो की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग 130th है। वहीं पे वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन में इंडिया की रैंकिंग 141 है। मतलब आप देखेंगे ये रैंकिंग आप 176 से कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन ये तब भी आप देखेंगे 100 से ऊपर ही रैंकिंग यहाँ पे इंडिया को देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टांस रहता है इसको लेकर के। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह की जो रिपोर्ट है 2022 में जैसे 180 रैंक पे थी, काफ़ी ज़्यादा इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया था, डिक्लाइन किया गया था, क्योंकि भारत सरकार कहती है कि ये जो रिपोर्ट है अनसाइंटिफिक मेथड और एजम्पशंस के आधार पर ये रिपोर्ट बनती है। और इस वजह से इस तरह की रिपोर्ट को आप कह सकते हैं कि जो वास्तविक स्थिति है वो नापने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भारत सरकार का कहना है कि इंडिया का अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट देश है, चूँकि विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन साइज़ अगर आप देखेंगे कितनी सबसे बड़ी जनसंख्या है, हिस्टोरिकल इमिशन और एक ये यूएन का प्रिंसिपल आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यूएन ये कहता है कि ये जो पूरा एनवायरनमेंट है या जो क्लाइमेट है ये बचाना किसी एक देश या एक तरह के लोगों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक ये शेयर्ड कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होने का मतलब ये है, वो एक तरफ अगर आप ऐसा नहीं होगा कि कोई देश ये कहेगा कि हम केवल अपने यहाँ का क्लाइमेट बचा लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आपको सबको ये बचाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये भी कहा जाता है कि इसमें डिफरेंशिएटेड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे देशों को समान रूप से आपको प्रयास करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाए कि अब आगे से कोई कह दे कि आप कोल फायर्ड जो है पावर प्लांट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ प्रतिबंध लग जाएगा। तो सोचिए इंडिया, चाइना इस तरह के देशों का क्या होगा, क्योंकि ये भी तो डेवलपिंग नेशन है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि अब अगर आप यूएसए को देखें या फिर जो भी इस समय विकसित देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि बिना पॉल्यूशन किए ही वो आगे बढ़ गए हैं। भाई उन्होंने भी 150-200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, काफ़ी पॉल्यूशन किया, तब तो कुछ ट्रैक ही नहीं होता था। तो अब वो जब आगे बढ़ चुके हैं, तो उसके बाद ये कहें कि अब कोई देश पॉल्यूशन ना करे, तो ये तो बड़ी चिंता वाली बात है ना। इसीलिए कहा गया है कि ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन डिफरेंशिएटेड भी है, कि हर एक देश के ऊपर एक तरह की चीज़ें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल को ये भारत सरकार कहती है रिपोर्ट लागू नहीं करती। वहीं पे ये जो रिपोर्ट बनाते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हमारा जो गोल है वो सिर्फ करंट जो स्टेट एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको नापना है। उसके अलावा और हम और कुछ नहीं देखते हैं कि भाई आगे फ्यूचर पॉलिसीज़ क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई नेशन डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, वो सब नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी इस तरह की रिपोर्ट आती है जिसका उद्गम स्थान कहीं बाहर का है, तो अपने यहाँ के जो तरीके हैं उनको लेकर के वो चलेंगे और वो अपने तरह की जो फेवरेबल कंडीशंस है उसके आधार पे इस तरह की रिपोर्टें बनती हैं, है ना? तो इस तरह से ये रिपोर्ट बनती है, लेकिन उससे ये भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पोल्यूशन अगर कोई कर रहा है या बहुत कर रहा है तो जस्टिफाइड भी है, लेकिन उसको लेकर के कदम उठाने पड़ेंगे। तो आपका इस तरह की रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।